बहुत सारे सवाल हैं, उन सब के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सभाजीत राय साहब जुड़ गए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। राय साहब, ये जो हुआ बिहार में, समझ ही नहीं आ रहा। निशस्त्र व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं, उसको पागल घोषित करके गोली से उड़ा दिया, और फिर उसके मरने के बाद भी उसके प्राइवेट पार्ट्स में गोली मारी गई। राय साहब, ये क्या हो रहा है? एनकाउंटर होता है, हमारी समझ में आती है कि पुलिस के ऊपर बम फेंका, गोली मारी, पुलिस को पत्थर फेंके, कुछ किया, आत्मरक्षा में गोली चली और अपराधी मारा गया। यहां तक तो बात समझ में आती है। लेकिन निशस्त्र हो, आपराधिक पृष्ठभूमि का ना हो, पुलिस पर हमला ना किया हो, फिर भी मार दिया जाए कोई नौजवान। राय साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा इसको। राय साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, खैर अभी कुछ तकनीकी वो समझने में समस्या है, वो क्लियर होती तब फिर आएंगे उनके पास। मैं रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, ऊपर से फोन आया था क्या? ये ऊपर कौन लोग हैं जो फोन कर रहे थे कि इसको मार दो? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर उस नौजवान ने कहा कि हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ, कोई अधिकारी नहीं आया, कागजों पे लीपापोती हो रही है, तो क्या ये इतना बड़ा अपराध है कि आप उसको गोली मार देंगे? तो तीसरी बात, अगर पुलिस पर हमला नहीं हुआ तो फिर पुलिस ने बल प्रयोग क्यों किया, गोली क्यों चलाई? पुलिस उसी सूरत में गोली चला सकती है जब उस पर हमला हो। रत्नेश जी, और बिहार में कहा जा रहा है कि जात देखकर गोली मारी गई। रत्नेश मिश्रा, आपकी सरकार है, आपका मुख्यमंत्री है वहां जी। अमिताभ जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए अमिताभ जी, भरत तिवारी जी की जो मृत्यु की घटना है वो अत्यंत दुखद एवं गंभीर है। किसी भी नागरिक की अगर इस प्रकार से मृत्यु होती है तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले देश में चिंता का विषय है। और जहां तक रही हमारी सरकार की बात, तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने इस घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए, एसआईटी भी गठित की, हमने पुलिस जो भी उससे संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत संविधान सम्मत कार्रवाई है वो हमने आरंभ कर दी। अब देखिए, भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब, सवाल पूछने का अधिकार सबको। अगर वो व्यक्ति, वो लड़का अगर वो व्यवस्था से सवाल कर रहा था तो बिल्कुल उसको अधिकार है। अगर व्यवस्था से सवाल करने के कारण उसको गोली मारी गई तो ये बिल्कुल इस तौर पे कहा जाता है कि हत्या है। और हमारी सरकार और हमारी पार्टी ऐसे पुलिस कर्मियों को कभी बख्शेगी नहीं, निसंदेह। हमने तमाम सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं अमिताभ जी, रत्नेश जी, एक मिनट रत्नेश जी, लेकिन जीतन राम मांझी को मैं सुन रहा था, वो तो कह रहे थे पुलिस वाले सही हैं। जीतन राम मांझी भी आपके गठबंधन में है, उनका लड़का वहां मंत्री है, वो यहाँ मंत्री है। देखिए, अब किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के बयानों को लेकर अगर हम किसी घटना पर कोई विचारधारा बना लेते हैं तो मुझे लगता है उचित नहीं। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। अरे भाई, जीतन राम मांझी जी के विचारों से मैं अपने विचार नहीं मानता। मेरे विचार जीतन राम मांझी जी के विचारों के उलट है, वो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन भी हो सकता है कि जीतन राम मांझी हत्या को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं भाई? जीतन राम मांझी खुदा है क्या? नहीं, तो देखिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि किसी भी हत्या को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की घटना कारित की गई तो जो भी संबंधित पुलिस वाले होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो चौथा सवाल आपने किया कि जाति देखकर हत्या की जाती है, जाति देखकर क्या कहते हैं बातें, ऐसी घटनाएं कारित की जा रही है, तो देखिए ये कोई नई। जीतन राम मांझी जैसे कैबिनेट मंत्री के पद पर है वो, क्या उनको चेतावनी दी गई? अंजलि ठाकुर का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसे हिम्मत हो जाती है जब कोई ब्राह्मणों पर विलाप करने के लिए आपकी टीम खड़ी हो जाती है? किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है? जीतन मांझी कैबिनेट सरकार में बिना सोचे समझे उन्होंने इतना बड़ा बयान कैसे दे दिया? पुलिस की तारीफ कैसे कर दी उन्होंने? उनकी हिम्मत कैसे हुई? भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री पूरा
पूरा उनका कुनबा जो है जाति के नाम पर आज तक अपने जाति के लोगों का उन्होंने समाज भला नहीं किया। पूरे परिवार को मंत्री बना रखा है, विधायक बना रखा है, सांसद बना रखा है, और ब्राह्मण जाति देख करके वो टिप्पणी कर रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। उसी तरह से मैथिली ठाकुर कहती है कि वहां पर जो हुआ वो ठीक हुआ, पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की। एक ब्राह्मण निर्दोष बच्चा जो अपनी हक की लड़ाई मांग रहा था उसको आपने पागल घोषित करार दिया। उसके बाद उसको आपने लगातार समर्पण करने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद कौन सा कानून कहता है कि गोली मार दो? और जब इतना प्रेशर बना, जब पत्रकारों ने प्रेशर बनाया, मीडिया ने प्रेशर बनाया, फेसबुक के माध्यम से उसका लाइव था, तब जाकर के दबाव बना है। ये किस प्रकार की सरकार? आप लोग की कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है? रत्नेश मिश्रा, आप अपने सरकार से बोलिए कि पहले अपने बयान के लिए जीतन राम मांझी को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण समाज को छोटा समाज मत समझिए कि कोई भी आएगा दिल दुखा करके चला जाएगा। अगर ब्राह्मण परिवार का बेटा था, हम सब उसके साथ खड़े हैं। अगर वो गलत होता तो निश्चित तौर पर नहीं खड़े होते, लेकिन वो सही था, और सही के साथ अगर अन्याय हुआ है, जाति देख करके हुआ है, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा, पूर्ण रूप से विरोध होगा। मैथिली ठाकुर को भी माफी मांगनी पड़ेगी और जीतन राम मांझी को भी माफी मांगनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, देखिए मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड क्या है, किस छवि के वो व्यक्ति थे, और इस तरह की अगर उनके सरकार में कार्रवाई हुई है, ऐसे पुलिस वालों को तुरंत उसी दिन बर्खास्त करना चाहिए था बिना दबाव किए। और अभी तक उस मृत्यु जो हत्या हुई है, उत्तर ले ले सौरभ दुबे रत्नेश जी से उत्तर ले ले। रत्नेश जी, ये मैथिली ठाकुर, एक मिनट भाई, मैथिली ठाकुर राजनीति का अनुभव उनके पास कितना है? वो ज्यादा राजनीति जानती हैं। अब अमिताभ जी मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी को नपना ठीक रखना पड़ेगा। एक ही नपने सबको नापो। ये धंध फंद करोगे महाराज तो फिर दिक्कत आएगी। रत्नेश जी, अब देखिए अमिताभ जी, अभी मुझे बड़ा दुख हुआ कि सौरभ जी और राज जी दोनों ने बड़े ब्राह्मण हितों की बात की, लेकिन ये भी आप देखिए कि जब एक युवा ब्राह्मण लड़का जिसको पार्टी ने प्रतिनिधि बनाकर भेजा, जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उस ब्राह्मण लड़के को सौरभ जी ने बीच में ही टोक दिया। ऐसे ही ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे? आपने तो एक ब्राह्मण बच्चे का करियर शुरू होने से पहले खत्म करने की बात कर ली। आपको कम से कम उस ब्राह्मण लड़के की पूरी बात तो सुननी चाहिए थी। आपके बोलने के अधिकार का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा संरक्षण करते हैं। आप बोलिए जी। आपने मुझे बीच में ही टोक दिया, मैं शांति से आपको सुनता रहा। एक ब्राह्मण को शांति से सुनना ही ब्राह्मण का सर्वोपरि कल्याण कर सकते हैं आप। अगर आप एक बोलते हुए ब्राह्मण को बीच में बोलकर चुप करा देंगे तो क्या खाक कल्याण करेंगे उसका? ये जो छदम ब्राह्मणवाद और ये जो छदम ब्राह्मण कल्याण की बातें आप कर रहे हैं ना सौरभ जी, इससे बात आइए। आपका ब्राह्मणों के प्रति ऐसे रवैया ये दिख गया मुझे अभी कि किस प्रकार से आपने बोलते हुए ब्राह्मण बच्चे को रोक दिया, उसको बीच में टोक दिया। आपने जिस ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं आप, जिस ब्राह्मण की वकालत कर रहे हैं आप, उस ब्राह्मण को आपको बोलने देना चाहिए था। अगर मैंने ब्राह्मणों का ठेका नहीं ले रखा तो आपने भी ब्राह्मणों का ठेकेदार नहीं बनाया। नहीं है तुमको, कैसे ब्राह्मणों का ठेका ले लिया तुमने? कैसे तुमने ब्राह्मणों का ठेका ले लिया भाई? अगर ब्राह्मण परिवार का कोई लड़का मारा गया, डंके पार्टी के जाति देख करके, ब्राह्मण देख करके, अगर आपकी यही है आपका ब्राह्मणों का कल्याण। इसी प्रकार ब्राह्मणों का कल्याण करेंगे ना। अरे आप जैसे लोगों के कारण ही ब्राह्मण हाशिए पर है, क्योंकि एक ब्राह्मण अगर बढ़ने तो आप लोग उसके पाँव खींच देंगे, आप उसके पाँव खींच देंगे। इस शो को देख रहे लोग आपके इस छदम ब्राह्मण प्रेम को देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण लड़का जब बोलना उसने शुरू किया, उसको जब मौका दिया गया तो किस प्रकार आपने बीच में फुटकर उसको टोक दिया। अब अगर अमिताभ जी मुझे समय दे दे तो जी सौरभ अभी रुक जाइए। ठीक है, बताइए रत्नेश जी, कुछ सवाल खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने आंगन में भी अनुशासन रखना चाहिए। ये अल्ल बल्ले कैसे लोग बोल रहे हैं, मांझी जैसे लोग, मैथिली ठाकुर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर क्या आपको ये नहीं मैसेज करना चाहिए था कि जिन लोगों को समझ नहीं वो चुप रहे? लोकतंत्र का एक मिनट रत्नेश जी, लोकतंत्र का ये अर्थ कतई नहीं होता कि आप किसी की भावनाओं को आहत कर देंगे। अगर मैं मान लूं कि सम्राट चौधरी की सरकार मान रही है कि हत्या है इसीलिए जांच करा रहे हैं, जो आपने कहा, तब फिर मांझी ये ऐसा वक्तव्य कैसे दे रहे और मैथिली ऐसा कैसे बोल रही? रत्नेश जी देखिए
देखिए अमिताभ जी, एक ही घटना को देखने के लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के परिप्रेक्ष्य की बात करने के लिए आया हूँ और मैं उन्हीं परिप्रेक्ष्य के मुद्दों पर बात करूंगा। अन्य किसी के विचार क्या है क्या नहीं है, वो पार्टी उनसे सवाल पूछेगी, पार्टी उनको लगेगा तो उनसे जवाब लेगी। मैथिली ठाकुर जी के विचार क्या है वो उस पर, मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण ही है। अब अगर मसला ब्राह्मण होने का नहीं है रत्नेश जी, मसला सही और गलत का है। अमिताभ जी वही मैंने नहीं कहा ब्राह्मण होने का विषय है, मैं सही और गलत के विषय पर आया हूं। देखिए अमिताभ जी, साथी पैनलिस्टों ने बार बार इसको ब्राह्मणों से जोड़कर खींचा। ब्राह्मणों से भी जोड़ा जा सकता है। एक कड़वी बात कह दूं, रुक जाओ अरे रुको भाई, एक कड़वी बात कह दूं, बाकी जातियां तो सूरज निकला वो भी जात से जोड़ देती है, तो इन्होंने ब्राह्मण से जोड़ दिया तो कोई गुनाह कर दिया यार। बिहार में जिसको देखो वो जात की राजनीति कर रहा है, क्या मुझे बताने की जरूरत है आपको? काछी, कोरी, कोयरी, कुर्मी, अहीर, मामन, ठाकुर, मनिया, सारा 7,000 जातियां लेके आप लोग नहीं घूम रहे हो बिहार में। इसमें अब आपको इसमें है कि भाई इन लोगों ने ब्राह्मण की बात क्यों कर दी? मैं ब्राह्मण मारा गया ये कहने नहीं आया, मैं ये कहने आया एक ऐसा युवा जिसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं, जिसने पुलिस पर हमला नहीं किया, उसको गोलियों से भून दिया गया। मैं सिर्फ इतने तक सीमित हूं। वो काछी होता तो भी मैं लड़ता रत्नेश बाबू, वो इनकी सम्राट की जात का होता तो भी मैं लड़ता, लालू यादव की जात का होता तो भी लड़ता, आपकी जात का है तो भी लड़ूंगा, ये जान लीजिए। दे दीजिए, मेरा पहला शो है आपके साथ जी, और मुझे लगता है कि आपके सामने मैं अभी बहुत छोटा हूं नहीं, और नहीं, आपका जो अनुभव है जी, देखिए मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में ही स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत दुखद एवं गंभीर है, और किसी भी नागरिक के एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की हत्या निंदनीय है और अक्षम्य है, और इसीलिए हमारी सरकार ने जो जरूरी स्टेप थे वो उठाए। और जहां तक रही ब्राह्मण होने की बात, तो देखिए अमिताभ जी, मैं ये भी कहता हूँ, ये लोग तो खुल के नहीं कह पाएंगे, ब्राह्मण ही इतना सजग और इतना बोल्ड तरीके से व्यवस्था से सवाल कर सकता है, और किसी में वो ताकत नहीं है व्यवस्था से सवाल करने। वो ब्राह्मण था, उसके डीएनए में था कि आप व्यवस्था से सवाल करिए, और हमने कोई पहली बार व्यवस्था से सवाल नहीं किया था। हम तो अनादिकाल से व्यवस्था से सवाल करते आए हैं अमिताभ जी। हम तो इंद्र तक से सवाल कराते थे, हम तो विष्णु तक से सवाल कराते थे, हम तो ब्रह्मा तक से सवाल कराते थे, हम तो महादेव तक से सवाल कराते थे जब व्यवस्था की बात होती। ब्राह्मणों ने कोई पहली बार सवाल नहीं किया व्यवस्था के साथ। और एक सौरभ जी प्लीज, और जो रही ब्राह्मणों की बात, तो देखिए मैं बहुत मुझे दुख हुआ कि बार बार सौरभ जी मुझे ही टोक रहे हैं। अरे भाई, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मुझे भी बोली लेने दीजिए। क्या पता कि अमिताभ जी के शो में होने के बाद मेरी भी कुछ कल्याण हो, मुझे भी पार्टी रिकॉग्नाइज करे। आप ब्राह्मण हो, सब जानते हैं, दूसरे लोग शुरू हो गए। उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर एक बार मैं राय साहब पास चल लूं। फिर रत्नेश जी कंप्लीट करिए जी। तो जिस प्रकार की ये बातें की जा रही हैं, जाति से जोड़ा जा रहा है इस तरह, देखिए एक चीज मैं और कहूंगा, अगर कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में हथियार लेके दिखा रहा है, वो भले ही उसके ऊपर मुकदमा नहीं है, भले उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है अमिताभ जी, लेकिन इस बात की तो जांच होनी चाहिए कि क्या वो हथियार लाइसेंसी था, अगर वो हथियार उसके पास आया तो किस प्रकार आया। और अवैध रूप से हथियार रखना भी अपने आप में एक अपराध है अमिताभ जी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था के अधीन रहकर ही सवाल पूछना होता है। ठीक है, व्यवस्था के साथ रहकर व्यवस्था के विपरीत। ठीक, अब रुकना होगा सर, आप रुकिए, मैं राय साहब पर चलूंगा। जो बात रत्नेश मिश्रा ने कही कि उसके पास वो असलहा कहाँ से आया, वैध था अवैध था, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी 100 जांचें करो क्या, और मन न भरे तो 101 करो सम्राट चौधरी। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि हम गोली मार देंगे आपको? अरे मेरी असला की जांच करो ना यार, हमने तो असला नीचे रख दिया। जब तक पुलिस पर हमला नहीं हुआ तब तक पुलिस गोली नहीं चला सकती। इस शाश्वत नियम को समझना ही होगा सम्राट चौधरी की पुलिस को। राय साहब, मेरा प्रश्न वही है। नमस्कार। मेरा प्रश्न वही है। ऐसा है ना सर जी, ऐसा है, मैं बता रहा हूं सर, ऐसा है
पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। जी। और किसी राजनेता की बात को तो आप माइंड मत करिए। राजनेता तो अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाषण देते रहते हैं, कभी सत्य बोलेंगे कभी असत्य बोलेंगे। इनको तो बिल्कुल जो है कि छोड़ देना चाहिए। इस समय देश में नेताओं की बातों को छोड़ देना चाहिए। इन पर डोंट हैव माइंड, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये अपने हित की बात करते हैं। जी। जहां तक प्रश्न ये है, मैंने इसके गुत्थी में समझा कि जो इसके पास पिस्टल था दैट वाज लाइसेंसी और अनलाइसेंसी। अगर लाइसेंसी नहीं था इसका, देखे उसके विचार अच्छे हो सकते हैं, विचार का वे जो होता है वो अच्छा होना चाहिए था। अगर हम किसी चीज को प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एक पढ़ा लिखा लड़का या पढ़ा लिखा व्यक्ति जो प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो शालीनता, अगर पढ़ा लिखा है तो शालीनता से अपनी बात को हायर लेवल तक पहुंचा सकता है। लेकिन एक बंदूक को ले करके लहरा करके बात करना, पहले तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। अगर वो अनलाइसेंसी है तो महान अपराध हो गया कि उसके पास आया कहां से। अब जहां तक इनकाउंटर का प्रश्न है, इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो इनकाउंटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है मुठभेड़ है सर, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से क्रॉस एक्सचेंज हो रहा है, गोली चल रही है, तो ऐसे में इनकाउंटर किया जा सकता है टू सेव हिज लाइफ, इसमें कोई नो डाउट। बट ये है कि अगर इफ ही सरेंडर, भगवान राम ने रावण से कहा था कि अगर तुम सीता को दे दो तो हम तुम्हें छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं, तुम सरेंडर कर जाओ। बट ही वाज नॉट सरेंडर बिफोर लॉर्ड राम। तो ऐसी स्थिति में जहां तक महाभारत का भी देखिए सर, महाभारत में भी कृष्ण अर्जुन ने ही कहा कि सब समाप्त करो, दे दो हमें 5 गांव, वहां भी नहीं हुआ। ठीक, राय साहब एक मिनट, राय साहब एक मिनट, सौरभ